नमस्ते दोस्तों, मूवीज माइन हिंदी पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक फैंटेसी एक्शन फिल्म अलोंग विद द गॉड्स के बारे में। तैयार हो जाइए कुछ स्पॉइलर के लिए। किसी जगह कोरिया के एक जनसंख्या केंद्र में एक बड़ा बिल्डिंग आग में जल रहा है। वहाँ एक फायर फाइटर है जिसका नाम है होंग। वह बिल्डिंग से कूदता है एक नागरिक की जान बचाने की कोशिश में, लेकिन अचानक उसकी रस्सी आग की गर्मी से जल जाती है और वह गिर जाता है। वो सीधे जमीन पर गिरता है जबकि वहाँ सुरक्षा का कोई गद्दा नहीं है। तब होंग की जिंदगी की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वह उस बच्ची को बचाने के बाद फिर से जाग जाता है। वह उठता है और जल्दी से उस बच्ची के परिवार के पास दौड़ता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई घायल हुआ है। लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर अचानक उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि वहां दो लोग सूट में मुस्कुरा रहे हैं। होंग उनसे कहता है कि वो गिरती हुई मलबे से दूर रहे, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि फायर फाइटर्स एक आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो ठीक उसके जैसा दिखता है। एक महिला जिसका नाम चून है उसे बताती है कि वह पहले ही मर चुका है और ये लोग उसे 7 न्याय की परीक्षाओं में मदद करने आए हैं। दूसरा गार्डियन जिसका नाम मैक है उसे बताता है कि उनके नेता उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें वहां तुरंत जाना होगा। होंग इस सबको समझने में मुश्किल महसूस करता है और धीरे धीरे अपने दोस्तों को अपनी लाश के पास दुखी होते हुए देखता है। वह चिल्लाता है कि उसे अभी मरना नहीं है क्योंकि वह अपनी माँ को देखना चाहता है। लेकिन तभी उसका शरीर हवा में उठने लगता है और वह एक विशाल द्वार की ओर जा रहा है। होंग अपनी माँ को देखने की बात चिल्लाते हुए कहता है और गार्डियन इस बात से खुश होते हैं कि वह अपनी माँ के प्रति कितना दयालु है। यहाँ तक कि मौत के बाद भी वे एक अलग आयाम में पहुंचते हैं जहाँ हजारों लोग न्याय के दरवाजों की ओर जा रहे हैं। होंग का सामना गार्डियन नेता रिम से होता है जिसने पिछले 1 सदी में 47 आत्माओं को पुनर्जन्म देने में मदद की है। जब नेता होंग को पारगमन के लिए बधाई देते हैं तो वह मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वे न्याय के दरवाजे में प्रवेश करते हैं लेकिन अचानक एक भयानक जगह में पहुंच जाते हैं जिसे हत्या का पहाड़ कहते हैं। मैक यह देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत होंग से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है, लेकिन होंग ऐसा करने से इनकार करता है। रिम बताते हैं कि अगर किसी की मौत को जानबूझकर टाल दिया जाए तो वह भी न्याय में शामिल होता है। हो सकता है कि यही कारण हो कि वे यहाँ हैं। होंग एक स्टेडियम में पहुंचता है जहाँ नीचे बड़े दरवाजे खुलते हैं और एक विशाल गड्ढा दिखाई देता है जिसमें लावा भरा हुआ है। वहां सजा पाए लोग लावा में जलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभियोजक होंग पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपने एक साथी को बचाने की कोशिश नहीं की जिससे उसकी मौत हो गई। वे मांग करते हैं कि होंग को 5 साल तक लावा के गड्ढे में रहना पड़ेगा ताकि वह अपने दोस्त की न बचाने का पाप चुकता कर सके। रिम होंग का बचाव करते हुए मामले की सही जांच करने की मांग करता है। दरअसल होंग ने अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उस पत्थर को नहीं हटा पाए जिसके नीचे उसका साथी फंसा हुआ था। होंग के साथी ने उसे छोड़कर दूसरे नागरिकों को बचाने के लिए कहा। इस निर्णय के कारण होंग उस रात 8 लोगों को बचाने में सफल रहा। रिम तर्क देता है कि होंग का साहस और दूसरों की मदद करने की भावना को ध्यान में रखते हुए उसे अपने दोस्त को पीछे छोड़ने के निर्णय के लिए माफ कर देना चाहिए। होंग की बहादुरी को देखते हुए जज फैसला करते हैं कि उस पर लगे आरोपों से उसे बरी किया जाए और उसे अगले परीक्षणों के लिए आगे बढ़ने दिया जाए। हालांकि होंग ने पहली परीक्षा जीत ली, लेकिन अपने साथी की मौत की याद से वह बहुत आहत है। वह गार्डियनों से पूछता है कि वे उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं है कि वह कोई महान आत्मा है। दरअसल गार्डियनों का खुद का भी एक मकसद है। उन्होंने नरक के राजा योमरा के साथ एक सौदा किया हुआ है। यदि वे तीनों मिलकर 100 साल में 49 मृत आत्माओं को परीक्षण पास करवाकर पुनर्जन्म दिलवा सकते हैं तो वे खुद भी इंसान बन सकते हैं। इसके बाद वे आलस्य का परीक्षण नामक अगली परीक्षा में पहुंचते हैं। यहाँ चून बताती है कि होंग ने अपने जीवन में कितने काम पूरे किए हैं और ये देखना होगा कि क्या उसने अपना जीवन बर्बाद किए बिना जिया है या नहीं। होंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई बहादुरी के काम किए। कभी वह मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा देता और अपनी पूरी टीम को डंक लगवा बैठता, तो कभी किसी बिल्डिंग के किनारे अटकी गुस्सैल बिल्ली को बचाते हुए अपनी जान पर खेल जाता। एक बार तो उसने बिल्ली को बचाते हुए गलती से मालिक की महंगी कार को अपने सिर से तोड़ दिया। इन बहादुरी भरे कामों से प्रभावित होकर न्यायाधीश ने आदेश दिया कि होंग के सम्मान में तुरंत एक मूर्ति बनाई जाए। लेकिन जब न्यायाधीश ने पूछा कि उसने अपनी जिंदगी इतनी बहादुरी से क्यों जी, तो होंग ने जवाब दिया कि वह सिर्फ पैसे मिलन के लिए ऐसा करता था।
यह सुनते ही न्यायाधीश ने अपना फैसला बदल दिया और आदेश दिया कि हांग को सजा दी जाए। सजा यह थी कि उसे एक बड़ी मशीन का सामना करना होगा जो आलसी लोगों को कुचलकर उनकी हड्डियों को मछलियों का खाना बना देती है। हांग के रक्षक चून और मक उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे देवी से विनती करते हैं कि वह हांग की जिंदगी को और करीब से देखें ताकि सच्चाई सामने आ सके। हांग ने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत इसलिए की क्योंकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल करना चाहता था और अपने छोटे भाई को कानून की पढ़ाई में मदद करना चाहता था। उसने अपनी सेहत की परवाह किए बिना काम किया। उसकी पैसे की इच्छा स्वार्थी नहीं बल्कि अपने परिवार की मदद करने की थी। देवी को जब यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि हांग निर्दोष है क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए थी। फैसला होते ही टीम एक नाव पर सवार होकर अगले स्थान के लिए रवाना होती है, लेकिन यात्रा शुरू होते ही उन्हें एहसास होता है कि कई डरावने राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। टीम अपने हथियार निकालकर पूरी ताकत से राक्षसों से लड़ने लगती है। वे कई दुश्मनों को टुकड़ों में काटकर हरा देते हैं, लेकिन इसी बीच कप्तान जहाज से गिर जाता है और बमुश्किल जहाज से लटक कर बचता है। मक अकेले जहाज की रक्षा करता है और अपने नेता को दोबारा चढ़ने का मौका देता है। आखिरी पल में मक एक बड़ा पत्थर गिराता है जिससे राक्षसों का पीछा खत्म हो जाता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हांग के परिवार में से कोई मरकर बदला लेने वाली आत्मा बन गया है। राक्षसों के हमले को रोकने के लिए रिम फैसला करता है कि वह हांग के परिवार के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। जब वह हांग के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां अभी भी जिंदा है। इसका मतलब था कि हांग का भाई सू मर चुका है और बदला लेने वाली आत्मा बन गया है। एक बुरी आत्मा भागने की कोशिश करती है और रक्षक गार्जियन उसके पीछे पीछे दौड़ता है। रिम उस आत्मा को अपने हथियार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भूत पीछे से हमला बचा लेता है। दोनों टकरा जाते हैं जिससे गार्जियन पीछे गिर जाता है और भूत गायब हो जाता है। रिम अपनी शिकार आत्मा को ढूंढने की कोशिश करता है। गार्जियन एक फौजी कैंप तक पहुंचता है जहां वह सैनिकों को सू के बारे में बात करते सुनता है। वे उसे भगोड़ा देष्ट कह रहे होते हैं। गार्जियन को शक होता है कि सू के बारे में कप्तान और एक सैनिक कुछ छिपा रहे हैं। रिम फौज के कर्नल का भेष बनाकर कप्तान से सू के बारे में सवाल करता है और उस पर सू की हत्या का आरोप लगाता है। कप्तान डर के मारे गार्जियन को धमकाने लगता है, जिससे साफ हो जाता है कि वही सू के भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर हांग को झूठ की देवी गॉडेस ऑन ऑफ डीसिट पकड़कर पूछताछ करती है। वह हांग पर आरोप लगाती है कि उसने अपने साथी की झूठी वसीयतें और खत लिखे। साथी की मौत के बाद उसने ये खत उसकी बेटी को दिए और झूठ बोला कि वह उसके पिता हैं। देवी तुरंत आदेश देती है कि हांग को बांधा जाए और उसकी जुबान काटने की तैयारी करती है। सौभाग्य से रिम टेलीपैथी के जरिए अपनी टीम से संपर्क करता है और हांग के काम को सही ठहराता है। सच्चाई यह है कि हांग ने अपनी मां को भी झूठे खत लिखे थे जिनमें उसने अपनी जिंदगी को शानदार और अमीर बताया था। रिम कहता है कि हांग ने जो भी झूठ बोले वो सिर्फ अपने करीबियों को दिलासा देने और उन्हें उम्मीद देने के लिए थे। हांग ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग हकीकत की मुश्किलों से बचकर जीने की वजह पा सकें। जब देवी को यह समझ आता है कि हांग का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था तो वह उसे माफ कर देती है। सुनवाई के बाद रिम हांग से झूठ बोलता है कि उसका परिवार ठीक है, लेकिन अपनी टीम को सच्चाई बता देता है कि हांग के भाई के साथ क्या हुआ। इसके बाद रिम समय में पीछे जाकर सू की मौत की रात की सच्चाई जानने की कोशिश करता है। वह देखता है कि उसके साथी डोंग ने गलती से सू को गोली मार दी थी क्योंकि उसने अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक बंद कर दिया था। डोंग ने तुरंत अपने कप्तान को बुलाया, लेकिन सू की मदद करने के बजाय उन्होंने सू को जिंदा ही दफनाने का फैसला कर लिया ताकि डोंग की तरक्की पर कोई दाग न लगे। जब रिम सू के शरीर को देखता है तो उसे झटका लगता है कि सू असल में मरा नहीं था। यह देखकर रिम को अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं जब उसके पिता को भी जिंदा दफना दिया गया था। उसी समय हांग अन्याय के नरक में पहुंचता है जहां लोगों को इस पाप के लिए सजा मिलती है कि उन्होंने दूसरों की मदद नहीं की। हांग का फायर फाइटर होना उसे अन्याय के नरक में सजा से बचा लेता है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है।
केवल कार की सवारी के दौरान पता चलता है कि सभी अभिभावकों की यादें मिटा दी जाती हैं। केवल उनके नेता रिम की यादें बची रहती हैं। मार्क रिम को ज्यादा जानकारी देने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से हांग को बता देता है कि उसका भाई ही वह बदला लेने वाली आत्मा है। यह सच जानने के बाद हांग की मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, जिससे पूरा क्षेत्र हिलने लगता है और केबल कार टूट जाती है। गिरने से पहले हांग खुद को संभाल लेता है और अपनी टीम की मदद करने का वादा करता है। तीनों धोखे के नरक में पहुंचते हैं, जहां एक सुंदर देवी उन लोगों का न्याय करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को धोखा दिया। वे इन लोगों को एक दर्पण में कैद कर देती हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। सौभाग्य से हांग ने अपने जीवन काल में किसी को धोखा नहीं दिया था, जिससे वह इस स्थान से सुरक्षित आगे बढ़ जाता है। उसी समय रिम बदला लेने वाली आत्मा को एक नाइट क्लब में ढूंढ लेता है, जहां वह उसे जिंदा दफनाने वाले सैनिकों में से एक को मारने की कोशिश कर रहा होता है। रिम तुरंत सू के पीछे दौड़ता है और दोनों शहर में उड़ते हुए लगातार लड़ाई करते हैं। रिम आत्मा को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और उसे एक जादुई रस्सी से इमारत पर बांध देता है। अभिभावक आत्मा से कहता है कि अगर वह अपने हथियारों को माफ नहीं करेगा तो उसका नाश हो जाएगा और वह पुनर्जन्म नहीं ले सकेगा। लेकिन यह सुनकर सू को याद आ जाता है कि कैसे उसे जिंदा दफनाया गया और उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया। यह सोचकर वह गुस्से से चिल्लाता है और एक बड़ा झटका देकर खुद को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ बहुत सारा शराब पीने के बाद डोंग अपराध बोध से परेशान होकर सू की मां को उसके शव का स्थान बताने का फैसला करता है। मां नक्शा खोलती है और आखिरकार अपने छोटे बेटे के स्थान के बारे में जान जाती है, जबकि सू पीछे से अपनी मां को देख रहा होता है। बदला लेने वाली आत्मा रिम के पास जाती है और कहती है कि उसने डोंग को माफ करने का फैसला कर लिया है। उसने देखा कि डोंग को अपनी गलती का कितना पछतावा है और उसने सू के शव का स्थान उसकी मां को बता दिया। सू रिम से विनती करता है कि वह एक माध्यम बनकर डोंग से आखिरी बार बात करने दे। वह वादा करता है कि इसके बाद वह सभी परीक्षाओं का सामना करेगा। आत्मा रिम के जरिए डोंग से बात करती है और कहती है कि उसने उसे माफ कर दिया है और अब पुराने गम पर आंसू बहाना बंद करे। इसी बीच हांग हिंसा के नरक में पहुंचता है और वहां एक विशाल गड्ढा देखता है जिसमें कूदकर उन्हें अगली परीक्षा तक पहुंचना होगा। आदमी विशाल गड्ढे में गिरता है और एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन मक अपने साथी को पकड़ लेता है और हांग के पास उतरता है। हालांकि हांग फिसलकर उनके पास आ जाता है और गलती से उन्हें धक्का देकर नीचे गड्ढे में फिर से गिरा देता है। मक तेजी से दोनों की तरफ बढ़ता है, जबकि हांग लड़की को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मरने से पहले किया था। आश्चर्यजनक रूप से उनका गिरना गड्ढे के नीचे पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। हिंसा की परीक्षा शुरू होती है और हांग पर आरोप लगाया जाता है कि उसने हाई स्कूल में अपने भाई की पिटाई की थी। यह कृत्य और भी अक्षम्य था क्योंकि उसका भाई उस समय कुपोषण का शिकार था, क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। हांग ने इस लड़ाई के बाद कभी माफी नहीं मांगी और अगले ही दिन अपने परिवार को छोड़कर चला गया और फिर कभी घर नहीं लौटा। न्यायाधीश फैसला करता है कि हांग अपने परिवार के प्रति हिंसा का दोषी है और उसे उस गड्ढे में भेजने की योजना बनाता है जहां लोगों को लगातार चट्टानों से मारा जाता है। यह देखकर कि हांग को सजा मिलने वाली है, चुन तुरंत न्यायाधीश से आग्रह करता है कि फैसला रोक दिया जाए और इस परीक्षा को आखिरी परीक्षा के साथ देखा जाए, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यह कदम जोखिम भरा है क्योंकि अगर हांग अगले परीक्षण में भी दोषी पाया गया तो अभिभावकों को अपने बाद के जीवन की शक्तियां छोड़नी होंगी। दुर्भाग्यवश अभिभावकों को जल्दी ही उस रात की सच्चाई का पता चल जाता है जब यह लड़ाई हुई थी। सू जाग जाता है और अपने भाई को अपनी मां के सामने घुटने टेकते हुए देखता है। वह पूछता है कि हांग क्या कर रहा था, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह अपनी मां को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था। सू ने तुरंत अपने भाई को रोकने की कोशिश की, जिससे हांग ने तकिया छोड़ दिया और गुस्से में छोटे भाई को लगातार मारना शुरू कर दिया। असल में उस समय हांग अपने जीवन से बहुत निराश था क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था और उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। उसने सोचा कि उनके दुखों का अंत केवल मौत से ही हो सकता है। इसी कारण से उसे बाद में बहुत पछतावा हुआ और वह घर छोड़कर कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर अभिभावक निराश हो जाते हैं
क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अब इन परीक्षाओं में जीतने का कोई तरीका नहीं बचा, खासकर मातृ पितृ अवज्ञा की आखिरी परीक्षा में। दूसरी ओर रिम सू को उसके शरीर तक ले जाने की कोशिश कर रहा है ताकि आत्मा पुनर्जन्म की यात्रा शुरू कर सके। जब वे सैन्य शिविर पहुंचते हैं तो सू हैरान रह जाता है कि उसकी माँ वहां है और सैनिकों से अपने बेटे के शरीर तक पहुंचने की भीख मांग रही है। सेना का कप्तान यह देखकर गुस्से में आता है और महिला के पोस्टर फाड़ देता है, उसे जमीन पर धक्का देकर बेहोश कर देता है। सू देखता है कि उसकी मां पर उसके हत्यारे ने हमला किया है, जिससे वह गुस्से में जल उठता है और फिर से बदला लेने वाली आत्मा में बदल जाता है। वह बंधनों को तोड़कर रक्षक को पकड़ लेता है और जबरदस्त ताकत से उसे दूर फेंक देता है। सू का गुस्सा इतना भयंकर हो जाता है कि वह एक विशाल बवंडर में बदल जाता है। क्षेत्र के सभी सैनिकों को निगलते हुए एक ऐसा द्वार खोल देता है जो सीधे परलोक की ओर जाता है। बदले की भावना से भरी आत्मा चारों ओर तबाही मचाने लगती है, जबकि रिम लोगों को बचाने की भरसक कोशिश करता है। सौभाग्य से मक्की एक पोर्टल के जरिए जीवित दुनिया में प्रवेश कर लेता है और सू पर हमला करता है। वह विशाल मूर्ति को तोड़कर दुश्मन को बेहोश कर देता है। रिम इस मौके का फायदा उठाकर सू को जादुई रस्सी से पकड़ लेता है और आखिरकार इस विनाश को रोक देता है। इसी बीच हांग के मामले की सुनवाई शुरू होती है और खुद यमराज इस मामले के न्यायाधीश बनते हैं। देवता हांग पर अपनी मां को मारने की कोशिश और अपने छोटे भाई को पीटने के आरोप लगाते हैं, वह भी उस समय जब परिवार पहले ही संकट में था। यमराज यह भी खुलासा करते हैं कि हांग की मां को इस बात का पता था कि उसका बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने इस त्रासदी को अपने दिल में दबाए रखा और कुछ नहीं कहा, जिससे हांग का अपराध और भी गंभीर हो गया। देवता यह निर्णय सुनाते हैं कि हांग को इस नरक में हमेशा के लिए दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ही मां, जिसने उसे जन्म दिया, को मारने की कोशिश की। अचानक पूरी दुनिया हिलने लगती है और एक आवाज हांग की मां से बात करने लगती है। रिम अपनी शक्ति का उपयोग कर सू को उसकी मां से सपने में बात करने का मौका देता है। सू अपनी मां से माफी मांगता है और अपने भाई के लिए भी क्षमा चाहता है। सू अपनी मां को बताता है कि उस रात के बाद से ही हांग ने पछतावे में 15 साल तक बिना रुके मेहनत की ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। चौंकाने वाली बात यह है कि मां बताती है कि उसने अपने बेटे को बहुत पहले ही माफ कर दिया था और यह स्वीकार करती है कि वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने में असमर्थ रही। यह सुनकर हांग रोने लगता है और यहाँ तक कि राजा भी उनके परिवार के इस प्रेम से प्रभावित हो जाता है। देवता यह निर्णय लेते हैं कि अब हांग को उसके अपराधों के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पीड़ित मानका ने उसे पहले ही माफ कर दिया है। इससे हांग को पुनर्जन्म की अनुमति मिल जाती है। हांग यह सुनकर रिम और चून का धन्यवाद करता है, जिन्होंने उसे इस यात्रा में मदद की। फिर वह उजाले में गायब हो जाता है। मृत्युलोक में रिम तय करता है कि वह सू को अपने 49वें पुनर्जन्म के रूप में लेकर जाएगा। इससे वे यमराज से अपने समझौते को पूरा कर पाएंगे और खुद भी पुनर्जन्म ले सकेंगे। समूह नर्क के उस हिस्से में पहुंचता है जहां नाफरमानी के पापियों को सजा मिलती है। वे कई राक्षसों का सामना करते हैं और यमराज तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली बार।